बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर की क्लास पेपर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम आज बात करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी ट्राइब्स के कंसेप्ट को समझने के लिए। उसी कंसेप्ट को हम आज कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे आज हम जनजाति की विशेषताओं की। जैसा कि हम पूर्व में परिभाषाओं वगैरह के आधार पर समझ चुके हैं कि जनजातियाँ एक विशिष्ट संस्कृति आधारित आत्मनिर्भर समूह होता है। उसी परिभाषा में से ही हमने विभिन्न आधारभूत तत्वों को निकाला है जो जनजाति की विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक जनजाति अपने आप में एक विशिष्ट तरह का समूह है, तो उसमें क्या ख़ास लक्षण और विशेषताएं एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो विशेषता है जनजाति की वो है सामान्य भूभाग। कॉमन टेरिटरी का मतलब है कि जनजातियां सामान्यतः प्रकृति आधारित जीवन जीने वाला समूह है जो वनों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, समुद्री किनारों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला समूह होता है। और इन क्षेत्रों में ये प्रकृति आधारित अपना उत्पादन कार्य करते हैं और इस तरह से ये सामान्यतः भ्रमण करने वाले समूह होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जनजातियाँ असीमित दायरे के अंदर भ्रमण या आवास प्रवास आगमन नहीं करती हैं। इनका अपना एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें ये निवास करती हैं। समय के साथ साथ ये स्थिर होकर भी रहने लगे हैं, लेकिन जब ये प्रव्रजन भी किया करती थीं उस समय भी इनका ये आवागमन का जो दायरा था वो सीमित होता था। तो सामान्यतः जनजातियों की जो एक आधारभूत विशेषता है वो है उसका अपना एक कॉमन टेरिटरी होना। अगली विशेषता ये कहती है कि जनजातियों की अपनी एक सामान्य भाषा होती है। विस्तार से जब हम संस्कृति की उत्पत्ति को समझेंगे तो समझेंगे कि आदिम काल में धीरे धीरे मनुष्य ने भाषाओं का विकास किया। उससे पूर्व शायद वो प्रकृति आधारित आवाज़ें निकालता होगा और उसी तरह से कम्युनिकेशन करता होगा। तो जैसे जैसे भाषा विकसित होती गई तो हर एक समूह ने अपने ही भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक आधारों पर किसी न किसी किस्म की संचार व्यवस्था को विकसित किया, जिसमें से भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व था। ये भाषा सामान्यतः क्योंकि जनजातियाँ एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करती थीं, इसलिए एक समूह की भाषा सामान्यतः दूसरे समूह में नहीं जाती थी। तो एक जनजातीय समूह की अपनी एक विशिष्ट भाषा हुआ करती है। इसी के साथ अगली विशेषता है कि जनजातियों का अपना बिग साइज़ या विस्तृत आकार होता है। इस बात को कहने का मतलब यह है कि जनजातियों को जब हम परिभाषित करते हैं तो वो एक लघु समूह होता है, लेकिन लघु समूह का कहने से तात्पर्य है कि ये तुलनात्मक आधार पर हम समझेंगे इस बात को कि सामाजिक व्यवस्था में परिवार वगैरह जैसे छोटे समूह होते हैं, तो जनजाति इतना भी लघु समूह नहीं होता। परिवार या सामान्य जो क्रीड़ा समूह वगैरह के कंपैरिजन में ये एक बड़ा समूह होता है। बड़े राज्यों या राष्ट्रों की तुलना में या गाँव और शहर जैसे जो समूह हैं, इस आधार पर जब हम समूहों का निर्धारण करते हैं उससे तुलनात्मक रूप से छोटा है। लेकिन परिवार, पड़ोस, मित्र समूह आदि जो एक बेसिक जो ग्रुप्स के टाइप्स हैं सामाजिक संरचना में, उनसे ये कंपैरेटिवली बिग साइज़ का ग्रुप या समूह होता है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत विशेषता जनजाति की है एंडोगेमी या अंतर्विवाह। हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जनजाति एक अपने आप में आत्मनिर्भर समूह होता है और ये आदिम समाज से धीरे धीरे बढ़े हुए समूह हैं जो थोड़े आदिम मनुष्य से बेहतर हैं। लेकिन फिर भी एक समूह दूसरे समूह से सामान्यतः विवाह नहीं करता था और इसके कठोर प्रथागत नियम हुआ करते थे। तो जनजातियों में एंडोगेमी या अंतर्विवाह का नियम होता है, यानी एक जनजातीय समूह अपने ही समूह के अंदर विवाह करता है, समूह से बाहर जनजातीय समूह में विवाह नहीं करता है। अब ये क्यों नहीं करता था, इसको जब हम आगे जनजातियों की संस्कृति और विवाह आदि जब कंसेप्ट को हम समझेंगे तो बात करेंगे। अगली विशेषता है जनजातियों का अपना एक नाम होता है।
एक नाम का मतलब है कि जनजातीय समूह धीरे धीरे छोटे समूह से धीरे धीरे विकसित हुए, एक छोटे छोटे आदिम समूह से विकसित हुए समूह हैं जिनका अपना एक विशिष्ट पहचान निर्धारण का तरीका था, उनका अपना एक नाम होता है। अब इस नाम का इतिहास कोई ना कोई ज़रूर होता है। ये इतिहास प्रकृति आधारित किसी घटना पर हो सकता है, किसी काल्पनिक या किसी वास्तविक पूर्वज से ये अपनी उत्पत्ति के आधार पर अपना नाम रख सकते हैं, उस पूर्वज के नाम के आधार पर, या प्रकृति के किसी भी एलिमेंट से जोड़कर जनजातियों के अपने एक नाम अवश्य होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप जनजाति को समझेंगे कि जनजाति की अपनी सामान्य संस्कृति या कॉमन कल्चर होता है। संस्कृति का मतलब है मनुष्य ने जो भी कुछ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित किया है, मूर्त और अमूर्त रूप में। तो जनजातियों की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है, यानी एक जनजाति की अपने आप में एक विशिष्ट संस्कृति होती है जिसमें उसकी उत्पादन शैली, परिवारों का बनाया जाना, विवाह के नियम, नातेदारी सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम आदि से रिलेटेड जो सामान्यतः दूसरों से अलग होता था, और उस आधार पर किसी एक जनजातीय समूह को पहचाना जा सकता है। तो जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो एक एक ग्रुप, एक ट्राइबल ग्रुप के अंदर कॉमन होती है। अगली एक और महत्वपूर्ण विशेषता, जनजातियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं। यानी सामान्यतः जब प्रारंभ में जनजातियां प्रकृति आधारित व्यवसाय करती थीं या कोई ना कोई उत्पादन या अपने भरण पोषण का तरीका अपनाती थीं, तो उसमें जनजाति अपने ही ग्रुप के अंदर उत्पादन, उसका वितरण, उसका लेन देन, जो भी सरलतम या जिस भी तरह की आर्थिक व्यवस्था होती थी वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट व्यवस्था होती थी। एक जनजाति सामान्यतः अपने जो मूल रूप में अपनी आर्थिक उत्पादन और आर्थिक क्रियाओं का जो इंटरेक्शन है वो दूसरे जनजातीय समूहों से नहीं करती है। तो वो सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप होता है, अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही समूह के अंतर्गत करता है। एक अन्य विशेषता जनजाति की है, उसका अपना एक राजनीतिक संगठन होता है। राजनीतिक संगठन से तात्पर्य है कि समूह की अपनी नियमों का निर्धारण, नियमों का बनाया जाना, उसका लागू किया जाना, और एक अपनी विशिष्ट न्यायिक व्यवस्था, इंडिपेंडेंट व्यवस्था होती है। इसलिए बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि जनजातियां अपने आप में एक आत्मनिर्भर समूह होता है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जनजाति का अपना एक विशिष्ट संगठन होता है। 9th पॉइंट कहता है कि जनजातियों की अपनी सामान्य निषेध या कॉमन टैबूज होते हैं। टैबूज का मतलब है कोई भी समूह बिना नियमों के संचालित नहीं हो सकता, कोई भी सामाजिक समूह। तो जनजाति भी एक सामाजिक समूह है, लेकिन उसमें टैबूज निश्चित रूप से होते हैं। टैबूज का मतलब होता है कुछ सकारात्मक नियम होते हैं समाज में, कुछ नकारात्मक नियम होते हैं, लेकिन वो निषेधात्मक नियम जो रोक लगाते हैं कि क्या कार्य आप नहीं कर सकते हैं, जो नहीं करने वाला दिशा निर्देश देने वाले जो नियम होते हैं वो टैबूज कहलाते हैं, और जनजातियों में ये सख्ती से लागू किए जाते हैं। तो हर प्रत्येक जनजाति के अपने कॉमन टैबूज या निषेधात्मक नियम अवश्य होते हैं, जो विवाह, नातेदारी, आर्थिक क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाओं आदि से संबंधित हो सकते हैं। एक अन्य विशेषता, क्योंकि पिछली विशेषताओं से हम समझ रहे हैं कि जनजाति फिर पुनः कि एक आत्मनिर्भर समूह होता है, सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप होता है, तो इसका मतलब वो अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को अपने ही समूह में पूरा करता है। तो इस तरह से वो एक विशिष्ट संस्कृति वाला इंडिपेंडेंट ग्रुप है। तो उसमें वी फीलिंग होती है, यानी एक विशिष्ट समूह के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और दूसरे समूहों से अपने आप को भिन्न मानते हैं, और इस आधार पर उनको दूसरे समूह से अलग पहचाना जा सकता है, और वो किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्रियाओं के लिए अपने समूह के साथ ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और उस दायित्व को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए उसमें वी फीलिंग या मेरा समूह होने की भावना जनजातियों में होती है। अगली विशेषता को यदि हम समझें तो किसी भी समूह में सामाजिक अंतःक्रियाओं के संचालन का कोई ना कोई आधार
अवश्य होता है। वो सामाजिक क्रियाएं आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक किसी भी रूप में हो सकती हैं। तो जनजातियों में समस्त क्रियाओं के संचालन का जो आधार होता है वो नातेदारी होता है, क्योंकि समूह के अंदर ही विवाह होते हैं। तो निश्चित रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी सदस्य एक दूसरे के किनशिप रिलेशनशिप में होते हैं। तो किसी भी तरह की क्रियाओं का संपादन करने के लिए नातेदारी ही वो गाइडलाइन देती है कि किसके प्रति आपके कौन से दायित्व हैं और कहाँ आप कितना एक दूसरे के दायित्वों में या कर्तव्यों से बंधे हुए होते हैं। तो किसी भी जनजातीय समूह में दायित्व प्रतिपादन का निर्धारण करने का जो आधार होता है वो नातेदारी होता है, इसलिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है जनजातियों का। और नातेदारी ही एक महत्वपूर्ण व्यवस्था भी है जो नियंत्रण को बनाए रखती है जनजातियों के अंतर्गत। अगली विशेषता है धर्म। धर्म से तात्पर्य है धर्म की उत्पत्ति आदिम काल में ही हुई है और ये अवधारणा मनुष्य निर्मित ही है। इसे भी समझेंगे एक अलग टॉपिक के अंतर्गत। यहाँ संक्षेप में इतना समझें कि प्रत्येक जनजाति का अपना एक अलग धर्म और धार्मिक क्रियाओं के संपादन का अपना एक विशिष्ट सांस्कृतिक तरीका होता है जो दूसरी जनजातियों से भिन्न होता है, जिसकी इम्पोर्टेंस जनजातीय समूह में बहुत ज़्यादा होती है। और प्रत्येक कार्य के संपादन से पूर्व धार्मिक और जादुई क्रियाओं का, जादू से ही आगे धर्म डेवलप हुआ है, तो इन धार्मिक क्रियाओं का संपादन जनजातीय समूह करते हैं। और अंतिम विशेषता है जनजातियों की सामान्य पूर्वज या कॉमन एंसेस्टर, यानी एक जनजाति अपनी किसी एक विशिष्ट काल्पनिक या वास्तविक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति को मानती है और ये ही पूर्वज उनकी धार्मिक क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। सामाजिक व्यवस्था में नियंत्रण का एक बहुत महत्वपूर्ण ये आधार होता है। तो इस तरह से अपनी उत्पत्ति में किसी न किसी पूर्वज के इतिहास से जनजातियाँ अपने आप को अवश्य जोड़ती हैं। आज का ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। इसी टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।